नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां अक्सर नजर नहीं जाती। बात करेंगे अनुच्छेद 146 की। हमारे पास कुछ अच्छी सामग्री है जो बताती है कि ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी कामकाज को कैसे चलाता है। मतलब हमारा इरादा ये समझने का है कि सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, कौन रखता है वहां के अफसर, कर्मचारी और ये सब जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कैसे जुड़ा है। कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत पर्दे के पीछे कैसे काम करती है? जज तो ठीक है, पर वो रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, बाकी स्टाफ कौन नियुक्त करता है इन्हें? इसी का जवाब है आर्टिकल 146 में। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कोई प्रशासनिक नियम नहीं है। हमारी स्रोत सामग्री भी यही कहती है। ये असल में न्यायपालिका की आज़ादी की बुनियाद का एक अहम हिस्सा है। मतलब कोर्ट सिर्फ फैसले देने में ही नहीं, बल्कि अपना घर चलाने में भी स्वतंत्र हो, बाहरी दबावों से एकदम मुक्त। ठीक है, तो चलिए फिर इस अनुच्छेद 146 को थोड़ा खोलकर देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें मुख्य तौर पर 3 बातें हैं। पहली क्या है? हाँ, इसमें 3 क्लॉज हैं, 3 खंड। पहला वाला वो सीधे अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से जुड़ा है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। अच्छा, सीजेआई करेंगे? हाँ, या फिर अगर वो चाहें तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को या किसी और अधिकारी को भी सौंप सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली देखें तो सुप्रीम कोर्ट में कौन काम करेगा, इसका फैसला आखिर में सीजेआई या उनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति ही लेगा। सरकार का सीधा रोल नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे खंड पर। वो है सर्विस कंडीशंस यानी सेवा शर्तों के बारे में। ठीक है। आर्टिकल 146(2) कहता है कि इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें होंगी, जैसे सैलरी, अलाउंस, छुट्टी, पेंशन, ये सब मुख्य न्यायाधीश जो नियम बनाएंगे उनके हिसाब से तय होंगी। तो मतलब अपॉइंटमेंट भी सीजेआई के हाथ में और सर्विस कंडीशंस भी? हाँ, मोटे तौर पर तो यही है, लेकिन इसमें 2 छोटी पर जरूरी बातें हैं। पहली ये कि जब नियम सैलरी, अलाउंस, छुट्टी या पेंशन जैसी चीजों से जुड़े हों तो उन्हें बनाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। अच्छा, प्रेसिडेंट की मंजूरी। हाँ, और दूसरी बात, अगर संसद मतलब पार्लियामेंट इस विषय पर कोई कानून बना देती है तो सीजेआई के बनाए नियम उस कानून के दायरे में ही रहेंगे, उसी के अधीन। हालांकि स्रोत इशारा करते हैं कि व्यवहार में संसद ने इस मामले में शायद ही कभी कोई दखल दिया हो। समझ गया। तो सीजेआई नियम बनाएंगे, पर कुछ पैसों वाले मामलों में राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ सकती है, और अगर संसद का कानून हो तो उसका ध्यान रखना होगा। और तीसरा खंड, स्रोत कह रहे हैं कि वो सबसे अहम है। वो है क्लॉज 3, अनुच्छेद 146(3). ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, मतलब स्टाफ की सैलरी, भत्ते, पेंशन, ऑफिस का खर्चा, ये सब कुछ वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उस पर भारित होगा, चार्ज्ड होगा। भारत व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ये शब्द सुना तो है, पर इसका असली मतलब क्या है? स्रोत क्यों इसे इतना अहम बता रहे हैं? ये वाकई बहुत अहम है। देखिए, भारत व्यय होने का मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं होती। वोटिंग नहीं होती? नहीं, संसद में इस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन इसे वोट डालकर कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ये ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अगर चाहे भी तो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की सैलरी या दूसरे प्रशासनिक खर्चों में कटौती करके उस पर दबाव नहीं बना सकती। बिल्कुल सही, यही इसका मकसद है। ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्तता पक्की करने का तरीका हो गया। एकदम, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका के मतलब सरकार के वित्तीय कंट्रोल से बचाता है। सोचिए, अगर कोर्ट को अपने स्टाफ की तनख्वाह के लिए या ऑफिस चलाने के जरूरी खर्चों के लिए हर साल सरकार की मेहरबानी का इंतजार करना पड़ता, तो उसकी आज़ादी पर कितना असर पड़ सकता था। ये प्रावधान इसी खतरे को खत्म करता है। हाँ, ये बात तो साफ हो गई कि ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक और कुछ हद तक वित्तीय आज़ादी देता है। पर सवाल ये उठता है कि संविधान बनाते वक्त ऐसी व्यवस्था क्यों जरूरी समझी गई? मतलब इसके पीछे हमारे फाउंडिंग फादर्स की सोच क्या थी? स्रोत हमें संविधान सभा की बहसों की तरफ ले जाते हैं ना। हाँ, और वो जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इस अनुच्छेद के पीछे की भावना को समझ सकें। जैसा कि स्रोत बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर काफी सोच विचार हुआ था।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ कहने भर की नहीं होनी चाहिए, वो असली होनी चाहिए, जमीन पर दिखनी चाहिए। और उनका मानना था कि असली स्वतंत्रता तभी आएगी जब न्यायपालिका अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी स्वतंत्र हो। एकदम सही। डॉक्टर आम्बेडकर का तर्क था, जैसा स्रोत बताते हैं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने स्टाफ की नियुक्ति और मैनेजमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव यानी सरकार पर निर्भर रहना पड़ा, तो ये उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए एक खतरा बन सकता है। सरकार नियुक्तियों के जरिए या सर्विस कंडीशंस के जरिए एक तरह से पीछे के दरवाजे से दबाव बना सकती है। ये तो बड़ी दूर की सोच थी। मतलब उन्होंने ये समझा कि सिर्फ जजों का स्वतंत्र होना काफी नहीं है, पूरा का पूरा कोर्ट का जो सिस्टम है वो बाहरी असर से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने ये वकालत की कि ये अधिकार मुख्य न्यायाधीश को दिया जाए। उनका मानना था कि भाई कोर्ट का जो मुखिया है वही सबसे बेहतर समझता है कि उससे अपना काम ठीक से करने के लिए कैसा स्टाफ चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए। अनुच्छेद 146 को संविधान में डालने का यही मूल विचार था। न्यायपालिका की एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन को मजबूत करना, उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बड़े सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। ये पक्का करता है कि अदालत बिना किसी डर या तरफदारी के काम कर सकें। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे एक प्रशासनिक सा दिखने वाला अनुच्छेद न्याय के इतने बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है। हाँ, और ये कनेक्शन आज भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से हम इस सवाल पर आते हैं कि आज के समय में अनुच्छेद 146 कैसे काम कर रहा है, जमीन पर इसका क्या असर है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या ये प्रावधान आज भी उतना ही एक्टिव है? सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्या वाकई सीजेआई ही सब तय करते हैं? यह अनुच्छेद आज पूरी तरह से एक्टिव और प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इसी के तहत चलता है। स्रोत हमें बताते हैं कि जैसे 2024 में रजिस्ट्रार जनरल श्री अतुल एम कुरहिक्कर थे। ये पद और सुप्रीम कोर्ट के बाकी सभी प्रशासनिक पद जैसे रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन वगैरह, ये सब इसी अनुच्छेद के तहत सीजेआई द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही भरे जाते हैं। और स्टाफ की संख्या, क्या ये सिर्फ कुछ ऊंचे पदों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। 1500 से ज्यादा? हाँ, इसमें कोर्ट मास्टर हैं, स्टेनोग्राफर हैं, ट्रांसलेटर हैं, लाइब्रेरी का स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, सिक्योरिटी वाले हैं और भी बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं। इन सभी की भर्ती, प्रमोशन, सेवा की बाकी शर्तें, सब कुछ अनुच्छेद 146 के तहत मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किए गए नियमों से ही चलती हैं। तो ये दिखाता है कि ये अनुच्छेद सिर्फ कागज पर नहीं है, ये कोर्ट के रोजमर्रा के कामकाज की रीढ़ है। और क्या इस प्रशासनिक स्वतंत्रता का कोई असर कोर्ट के मॉडर्नाइजेशन या काम करने के तरीकों पर भी पड़ा है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। हाँ, निश्चित रूप से। ये प्रशासनिक स्वतंत्रता कोर्ट को तेजी से फैसले लेने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करती है। जैसे स्रोत ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं, जो 2013 से चल रहा है। इसका मकसद अदालती प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। हाँ, सुना इसके बारे में। इसी तरह एआई बेस्ड केस मैनेजमेंट सिस्टम लाने की कोशिशें, 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा देना और खासकर महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को इतने बड़े पैमाने पर अपनाना, ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि कोर्ट अपने प्रशासनिक मामलों में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र था। उसे नई भर्तियां करने, बजट देने या प्रक्रिया बदलने के लिए सरकार की लंबी चौड़ी मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ा। स्रोत में ई फाइलिंग सिस्टम का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वो वाकई दिखाता है कि अनुच्छेद प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अब पूरी तरह से डिजिटल फाइलिंग पर जाना है, तो ये एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि खास आईटी स्किल्स वाले लोग भी चाहिए थे। और जो मौजूदा स्टाफ था उसे ट्रेनिंग देने की भी जरूरत थी। और यहाँ अनुच्छेद 146 काम आया। बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश ने अनुच्छेद 146 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल किया, जरूरी आईटी प्रोफेशनल्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जरूरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए बजट मंजूर किया, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। और ये सब तुलनात्मक रूप से तेजी से हो सका क्योंकि फैसला लेने की पावर कोर्ट के अंदर ही थी। और नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा ये हुआ कि जैसा स्रोत बताते हैं, 2020 तक सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 100% डिजिटल फाइलिंग का लक्ष्य पा लिया। 100%? हाँ, इससे न केवल काम में एफिशिएंसी आई, बल्कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, तब इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से
कोर्ट का जरूरी काम काफी हद तक चलता रह सका। तो ये दिखाता है कि कैसे ये संवैधानिक प्रावधान कोर्ट को अचानक आई चुनौतियों से निपटने और जरूरी बदलाव लाने में ताकत देता है। ये तो काफी प्रभावशाली है कि कैसे एक संवैधानिक अनुच्छेद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। हालांकि स्रोत एक और पहलू पर भी इशारा करते हैं। एक बहस का मुद्दा, एक सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य न्यायाधीश के पास इतनी ज्यादा प्रशासनिक शक्ति होनी चाहिए? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे समय समय पर बात होती है। स्रोत बताते हैं कि कुछ आलोचक या विचारक ये तर्क दे सकते हैं कि इतनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक ही व्यक्ति या पद यानी सीजीआई में होना, क्या ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से ठीक है? उनका कहना हो सकता है कि भाई शक्तियों के बंटवारे का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से शायद न्यायिक काम और प्रशासनिक काम अलग अलग होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पावर एक जगह इकट्ठी हो रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का अपना क्या नजरिया रहा है? स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का लगातार यही स्टैंड रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता को असल में बनाए रखने के लिए ये प्रशासनिक स्वायत्तता बिल्कुल जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। उनका तर्क है कि अगर प्रशासनिक मामलों में बाहरी दखलंदाजी हुई, खासकर कार्यपालिका की, तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगी। ये एक तरह से पीछे के रास्ते से दबाव बनाने का तरीका खुल जाएगा। तो ये एक तरह से स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक जटिल मुद्दा है। एक तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है और उसे किसी भी बाहरी दबाव से बचाना जरूरी है। दूसरी तरफ कोई भी संस्था, खासकर जो पब्लिक फंड इस्तेमाल करती है, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही भी तो जरूरी है। स्रोत यहाँ किसी एक तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बहस की होने की बात बता रहे हैं। वो बताते हैं कि संविधान बनाने वालों ने सोच समझकर ये मॉडल चुना था जिसमें न्यायिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट आज भी उसी नजरिए पर कायम है। हमारा काम यहाँ बस स्रोत में दिए गए इन अलग अलग व्यू पॉइंट्स को सामने रखना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो अनुच्छेद 146 सिर्फ कुछ नियमों का पुलिंदा नहीं है। ये वो संवैधानिक कवच है जो सुप्रीम कोर्ट को अपना घर चलाने की, यानी अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की आज़ादी देता है। ये चीफ जस्टिस को अपनी टीम चुनने और कोर्ट के प्रशासनिक मामलों को स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार देता है, ताकि न्याय देने का जो मुख्य काम है वो बिना किसी रुकावट या दबाव के हो सके। जैसा कि स्रोत इसे संक्षेप में कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, सही स्टाफ, स्वतंत्र और असरदार न्याय। ये फॉर्मूला इस अनुच्छेद की अहमियत बता देता है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद पक्का करता है कि न्यायपालिका अपने प्रशासनिक भविष्य की मालिक खुद हो। लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की, ये स्वायत्तता अपने साथ कुछ गहरे सवाल भी लाती है जिन पर सोचना जरूरी है। स्रोत सीधे तौर पर इन सवालों का जवाब नहीं देते, लेकिन चर्चा से ये उभरते जरूर हैं। और वो सवाल क्या है जो सोचने पर मजबूर करता है? सवाल यह है कि जब न्यायपालिका अपना प्रशासन खुद चलाती है और उसके खर्चे सीधे भारत की संचित निधि से आते हैं, जिन पर संसद में वोटिंग भी नहीं होती, तो फिर प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पक्की करने के लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्या जो मौजूदा अंदरूनी तरीके हैं वो काफ़ी हैं, या फिर किसी बाहरी निगरानी की ज़रूरत है? ऐसी निगरानी जो न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता भी ना करे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहेगा और इस पर आगे भी सोच विचार की गुंजाइश बनी रहती है। ये वाकई एक विचार करने वाला प्रश्न है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है। इसी के साथ अनुच्छेद 146 पर हमारी आज की ये बातचीत यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इसने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के इस कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर कुछ रोशनी डाली होगी।